हेलो जय हिंद दोस्तों। मेरा बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर बताया इसलिए छपता है क्योंकि मैं एनालाइज करके पेशेंस के साथ चीजों को बहुत डिटेलिंग में जा करके मैं समझाता हूं और उसके जड़ तक पहुंचाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इस बार क्या आ सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी कहोगे कि वीडियो बना दीजिए सर, हिंदी का बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी का जल्दी से वीडियो ला दीजिए सर, तो जल्दी वीडियो लाऊंगा मेरे भाई बहन, तो आपका नुकसान हो जाएगा। जल्दी वीडियो लाने वाले बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे चैनल पे एक ही वीडियो में पूरी हिंदी एक एक घंटे में खत्म हो जा रहा है। कैसे खत्म हो सकता है एक घंटे में पूरी हिंदी? उसमें ग्रामर भी हो जा रहा है, पद भी हो जा रहा है, गद भी हो जा रहा है, संस्कृत भी हो जा रहा है, रस छंद अलंकार भी हो जा रहा है। एक घंटे में कैसे पॉसिबल है? आप ही सोच के देखो। इसका मतलब साफ साफ है कि केवल चूतिया बनाने का काम हो रहा है। तो वो सब मत करो, बाद में पछतावा होगा। शुरू में आनंद आएगा लेकिन बाद में पैरों पे अपने कुल्हाड़ी मार लोगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझो। किसी भी टॉपिक के ऊपर गहरी पकड़ बनानी पड़ती है, तब जाकर के आपका वो जो सपना है ना कि 90+ रहना है हिंदी में, तो वो तभी पूरा हो पाएगा। समझ रहे हो? और मैं जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से चलोगे तो 95+ ही रहोगे, 95+ ही रहोगे, ये याद रखना। अगर मैं जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से चलोगे तो 95+ रहोगे। पूरी तरह से टेक्निकली तौर पे चीजें बता रहा हूं ताकि आपको एहसास भी हो और आपको वीडियो देखते देखते भरोसा भी हो जाए कि हाँ यार बंदा सही बोला। बिल्कुल आएगा इस तरह से। तो आज के इस वीडियो में बता रहा हूं आपका 34 नंबर, कितना? 34 नंबर पूरा कवर करने वाला हूं, और वो भी डिटेल के साथ समझा करके पूरी तैयारी करा के, और साथ में सारे वायरल गद और पद सब कुछ बता दूंगा कि बोर्ड 2026 में कौन सा आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग संस्कृत पद को समझेंगे जिसे श्लोक भी कहते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा, 5 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा, ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज कि जो पूछा जाएगा ना श्लोक, एक ठो नहीं बल्कि 2 ठो दिया जाएगा अथवा करके, और उनमें से कोई एक करना होता है, ठीक है? अगर आप थोड़ी भी मैथमेटिक्स जानते होगे तो एक शब्द आता है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, चौंक जाओगे। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से समझना। हिंदी में 4 पद है केवल आपका, जातक कथा पे, सुभाषी रत्नानी पे, महामना मालवीय पे, और चौथा भौजस्योर दार्यम, ठीक है? इस पे, यानी इन 4 चीजों पे आपको पद तैयार करना होगा, श्लोक तैयार करना होगा। अगर आप प्रायिकता निकालो तो 2 में से कोई एक करना है। अगर 2 में से कोई एक करना है तो जरा सोच के देखो कि हम 4 क्यों तैयार करेंगे, चारों क्यों तैयार करेंगे? हमें जब पता है कि 2 में से कोई एक पूछ ही लेगा, तो अगर आप प्रायिकता निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो चारों में से कोई 2 केवल तैयार कर लो। अगर चारों में से 2, लेकिन डिटेल में तैयार करना है। सुभाषी रत्नानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी पद नहीं छोड़ना है जो मैं अभी दूंगा, ठीक है? और आपका महामना मालवीय जो है इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? इन दोनों को अगर आप तैयार करते हो तो 2 आपको देगा, 2 में से कोई एक पूछा जाएगा, उनमें से कोई ना कोई फंस जाएगा, ठीक है? और रही बात ये वाला चौथा, चौथा बिल्कुल तैयार करके मत जाना, चौथा बिल्कुल तैयार करना ही मत। अब बचा ये वाला। जब ये दोनों पे बहुत गहरी पकड़ करोगे तो फायदा क्या होगा कि तुम पहचान भी जाओगे। जब ये आएगा ना तो तुम्हें संदर्भ लिखने में आसानी हो जाएगी, तुम संदर्भ तुरंत पहचान जाओगे, क्योंकि 2 ही तैयार किए हो तो तुम्हें पता है सुभाषी रत्नानी में क्या हो रहा है, किसके ऊपर बात हो रहा है, महामना मालवीय में क्या बात हो रहा है, किसके ऊपर बात हो रहा है। श्लोक देख के तुरंत पहचान जाओगे कि ये महामना मालवीय से है, देख के तुरंत पहचान जाओगे कि सुभाषी रत्नानी से है। समझ रहे हो? फिर इसके बाद तीसरा जो आता है, आपको इस पे 50% पूरा फोकस करना है, और वो भी वायरल जो 2024 में और 2025 में जो इस श्लोक उठाया गया है, ठीक है? 2024 और 2025 के केवल टच करना है, ठीक है? अब ध्यान से सुन लिए। अब यहां तक आपको समझ आ गया मैं कहना क्या चाह रहा था? आप खुद सोच के देखो, 2 देगा, 2 में से कोई एक करना है। अगर आपको ये दोनों पूरा प्रॉपर तैयार रहे और तीसरे का 50% वो तैयार रहे जो 2024 में और 2025 में केवल पूछा गया है, तो अब बताओ दोनों में से कोई एक आएगा कि नहीं? 100% आएगा ना? क्लियर हो गया? तो चौथे पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि चारों में से थोड़ा 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 कर ले, तो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो मैंने बताया समझ आया ना? यहां तक क्लियर हुआ ना? अब आपको आवाज भी सही आ रहा होगा क्योंकि मैंने ठीक करा लिया है, उम्मीद करता हूं आवाज सही जा रहा होगा। अब यहां तक समझ आ गया। अब आते हैं पैटर्न, जिसको तैयार करने का सही क्रम, सही तरीका क्या है। तो ध्यान से समझो, मैं जो भी बताऊंगा सही टेक्निक बताऊंगा आपको, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काम दे। सबसे पहले आपको इस तरह से जब भी श्लोक देगा, ठीक है, तो जो श्लोक आप चुन लेना, आपको पता है, मान लो कि इसको करना है, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्य मादपि सुभाषितम, ये दिया हुआ है, ठीक है? 2 लाइन दिया होगा। सबसे पहले आप हेडिंग लगाना संदर्भ, ये तो पता चल गया। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो तुरंत यहाँ पे आप जानते होगे संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सुभाषी रत्नानी में किसकी बात हो रही है? संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बात हो रही है। समझ आ रही है मेरी बातें? तो यहाँ पे ये तो पता चल जाएगा कि संदर्भ में क्या लिखना है। शुरुआत करना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। श्लोक लगाना, क्या लगाना? श्लोक। पद भी लिख सकते हो लेकिन श्लोक लगाना, क्योंकि आपको पता है श्लोक है ये, ठीक है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड। अभी क्या है? संस्कृत खंड है, हिंदी का संस्कृत खंड वाला हिस्सा है ना? तो क्या लिखोगे?
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाषी रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्युत है। उद्युत का मतलब होता है लिया गया है, लिया गया है। ये संदर्भ है, तुरंत 2 नंबर कचाक से मिल जाएगा, कचाक कचाक, ठीक है, तुरंत 2 नंबर दे देगा। लेकिन सटीक लिखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट रखना है, ठीक है। हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है, फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है। याद रखना, इतनी बात ध्यान रखना। और याद रखना जहां जहां ये जैसे संस्कृत खंड आया तो इस तरह से आप टॉपर बच्चों की तरह हल्का आप हाईलाइट भी कर सकते हो पेंसिल से। एक लाइन ऐसे खींच देना, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देना, ये याद रखना इंप्रेशन जमाता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया इस श्लोक कैसे लिखना है, क्लियर हुआ, ठीक है। यहां तक समझ आ गया संदर्भ कैसे लिखना है, पक्की बात मानो। अगर यहां तक समझ आ गया तो आती बारी हिंदी अनुवाद की, तो इसको समझ लो कह क्या रहा है। थोड़ा सा मैं समझाता हूं तैयार करने का सीक्वेंस कैसे रखना, ध्यान से समझना, रटने मत लगना, इसके शब्दों को मिलाना, मैच कराना, समझ आए मेरे बात। जैसे भाषासु का मतलब भाषा की बात हो रही है, ठीक है, भाषा के महत्व की। भाषा मुख्य मधुर, मुख्य मतलब मुख्य, मधुर यानी मधुर, दिव्य यानी दिव्य, सौंदर्य सुंदर, जो भी कह लो, दिव्य देववाड़ी की तरह, ठीक है। फिर गिरवाड़ भारती। अब यहां पे ध्यान से देखो, यही हिंदी अनुवाद में क्या कह रहा है कि देववाड़ी, दिव्य यानी देववाड़ी, अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य है, क्या है, मुख्य है, मधुर है, मधुर है और दिव्य, और दिव्य है, और क्या है, दिव्य है। तुरंत तैयार हो गया होगा। भाषासु यानी भाषा, किसके, संस्कृत की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने मन से संस्कृत डाल सकते हो, ठीक है। समस्त भाषाओं में संस्कृत मुख्य मधुर दिव्य है। हो गया काम, पहला का लाइन का हो गया। इसमें भाषणबाजी बना के नहीं लिखना होता है, ठीक है, जो दिया है एग्जैक्टली लिखना होता है, ठीक है। हमारा समस्त भाषाओं में संस्कृत जो है वो मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। यहां तक हो गया। तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसके अंदर के काव्य है, उससे भी मधुर, वही चीज यहां लिखा होगा, देखो, ठीक है। निश्चित रूप से उसका काव्य भी मधुर है। अगर संस्कृत इतना मधुर है तो उसके अंदर लिखी गई काव्य जो होगी और भी मधुर होगी। तो वही चीज हो रहा है कि निश्चित से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर, ठीक है, उससे भी अधिक मधुर उसके वचन है। अब एक मजे की बात बताता हूं, जैसे बहुत लोग इसे रटते हैं, एकदम एग्जैक्टली लिखने की कोशिश करते हैं। क्यों एग्जैक्टली लिखोगे, एग्जैक्टली नहीं लिखना होता है, समझ आई मेरी बातें। थोड़ी बहुत अपनी भाषा शैली का उसमें स्वाद चखा सकते हो, थोड़ी बहुत अपनी भाषा को थोड़ा बहुत डाल सकते हो, लेकिन 90% वो शब्द मैच करते रहें और अपने मन से आगे पीछे बना के लिख सकते हो, इसका मतलब रटना नहीं है। समझ आई मेरी बातें। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। एक और आपको डेमो दे देता हूं, ये डेमो चल रहा है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्या है, ठीक है, ध्यान से समझो। फिर आता है सुभाषित रत्नानी, फिर उसके बाद एक और ले, अब ध्यान से, अब एक और ले लेता हूं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ठीक है। मेरा संस्कृत जो है थोड़ा सा पैदल है, थोड़ा समझना, कंप्रोमाइज करना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है भाई, मजाक मत उड़ाना यार, ठीक है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ठीक है। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है इसका ध्यान से समझो, ठीक है। संदर्भ तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आई क्या, बताने की जरूरत है नहीं, वही सेम चीज है, ठीक है। यहां तक सब सेम चलता रहेगा, बस यहां पे शीर्षक बदलेगा। क्या बदलेगा, शीर्षक बदलेगा। जैसे अभी सुभाष रत्नानी चल रहा है, इसके बाद ये वाला आएगा, कहां गया, महामना मालवीय, तो बस वहां चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। देख लो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित महामना शीर्षक पाठ से उद्युत है। उद्युत का मतलब लिया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ध्यान से समझो। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो, ठीक है। विद्वान व्यक्तियों का समय, ध्यान से समझना, विद्वान काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वान लोगों का, ध्यान से समझो, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, उनका ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में जाता है। ध्यान से समझो, ठीक है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को चर्चा रूपी मनोरंजक में व्यतीत होता है, यानी कह लो कि समझने और समझाने में। देखो हम लोग जब इसी को पढ़ रहे थे तो यही हिंदी अनुवाद जो था हम लोग के क्वेश्चन बैंक में, यहाँ पे जो चर्चा रूपी मनोरंजक में व्यतीत होता है, ये जो लिखा है ना, वहां पे इस तरह से लिखा हुआ था कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में व्यतीत होता है। अब बताओ, दोनों अलग अलग लग रहा है ना, लेकिन है मतलब वही। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा बहुत अपने भाषा शैली का रस चखा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ठीक है, यानी विद्वानों का ज्यादातर समय, बुद्धिमानों का ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में व्यतीत होता है, परंतु
व्यासीन च मूर्खाणाम निंद्राया कालहेनवा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका ज्यादातर समय निंदा यानी सोने में, निंद्रा यानी सोने में, ठीक है, कहां गया रे भाई, सोने में और गलत कामों में ज्यादातर उनका समय व्यतीत होता है। यही कहने का मतलब कुल मिला के मतलब है, खेल समझोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, ये पक्का याद रहेगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी विद्वानों का ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय कलह निंदा करने में किसी की और सोने में व्यतीत होता है। समझ आई मेरी बातें? यही बात है, यहां तक समझ आ गया? पक्की बात है, लड़ाई झगड़ने वही, ठीक है, यह सब चीजों में बीतता है। अब आ गया महामना मालवीय में, तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, क्लियर हुआ? ठीक है, उसी तरह इसको पढ़ोगे और उसका यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, मैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के बताने नहीं आया हूँ, यहाँ केवल और केवल आपको गाइड करने आया हूँ ताकि आप तैयार कैसे करो। तो ध्यान से समझो, जैसे ये वाला है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ लिखा हुआ है सब दहाड़ के इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है, पूरा टिक लगा के दूंगा, पूरा उसका आंसर भी रहेगा उसमें, बस आपको तैयार करना है। ठीक है, हाँ, जब यहाँ पे मैं पेज लगाऊंगा तो अपने मोबाइल को ऐसे कर लेना और उसकी क्वालिटी थोड़ा सा जो होता है ना 720 पे कर लेना, तो साफ साफ दिखेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ध्यान से समझो, और ये चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तुरंत टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप सर्च करोगे, अगर नहीं वो लिंक खुले तो आप सर्च कर लेना ऐसे, 12th यूपी बोर्ड ब्रैकेट में विजय सर 24 ऐसे डाल देना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरह से तैयार करना है। 7 नंबर वाला काम समझ है? उसी तरह जैसे श्लोक है यानी पद है, उसी तरह गद भी है संस्कृत में, ये भी 7 नंबर देता है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे और 5 नंबर हिंदी अनुवाद पे। तो ये वाला जो है यहाँ पे जैसे बताया, उसी तरह यहाँ पे क्या है याद रखना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया कि राम जा रहा है, तो इसका क्या करते हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, हाँ, राम इज गोइंग। उसी तरह से यहाँ संस्कृत दिया है, इसको बस हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो, रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश कतई मत करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से समझो, अभी सब समझा रहा हूं, पहले एक थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बताते हैं। इतना सारा है, इतने सारे संस्कृत गद है, इनमें से कौन कौन सा देखना है, प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, जो 100% यहाँ भी 2 देगा, 2 में से कोई एक आएगा। तो जब 2 देगा तो इसमें से पूरा होशियार बन के तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? अभी आप स्मार्ट बनो, अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो ये 5 दिया है तो 5 तैयार थोड़ी करना है, 2 देगा, 2 में से कोई एक फंसेगा, तो हमें खुद ही पता चल जा रहा है कि संस्कृत भाषा महत्वम तैयार करेंगे, ठीक है, जातक कथा तैयार करेंगे, महामना मालवीय तैयार करेंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल महामना मालवीय और संस्कृत भाषा वाला है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जातक कथा आता है। ठीक है, जब तीनों तैयार कर लोगे तो जो पीले रंग में मैं दिखा रहा हूं, इसमें से 50% कोशिश करोगे 2024 और 2025 का, केवल 2024 और 2025, और इन तीनों में से लगभग सब तैयार करोगे। बहुत ज्यादा पद नहीं है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो खुद ही देख सकते हो, 3-3 4-4 दिया है बस यार, ज्यादा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? मैं जैसे बता रहा हूँ ना, इस वीडियो के बाद आपको गाइड भी करूंगा ना कि कितना समय आपको दे करके तैयार कर सकते हो, किस तरह से तैयार करना है, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। केवल और केवल अपना कोटा पूरा करने नहीं आया हूँ कि चलो वीडियो बना दो हमारा काम खत्म हो गया, व्यू तो आ ही जाएगा। ठीक है, अभी बच्चे परेशान है, बोर्ड नजदीक है, तो वीडियो तो देखेंगे ही नहीं, इतना मैं नीच नहीं हूं, आपको अधहड़ पे नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो ना? तो ध्यान से समझो, अगर तुम प्रायिकता निकालते हो तो 5 में से 3 तैयार करते हो, केवल 5 में से 3 अगर तैयार करते हो संस्कृत भाषा वाला, जब देखो ज्यादा पे करोगे तो खचर पचर हो जाएगा, और 3 तैयार करोगे, और 3 डिटेल में तैयार करना है, 3 में एक भी नहीं छोड़ना है पद। जैसे संस्कृत भाषा वाला है तो एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपका जातक कथा है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, महामना मालवीय है, एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो 4 पैराग्राफ हो चाहे 3 पैराग्राफ, उससे मतलब नहीं है, बस टोटल निपटा देना है तो निपटा देना है। समझ आई मेरी बातें? तो इतना अगर आपको करते हो तो प्रोबेबिलिटी पूरा बनता है कि आपका कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना, 3 पे फोकस बहुत ज्यादा करना है। अब कहोगे हम सर अगर पूरा कर लिए होंगे तो अच्छी बात है भाई, पूरा कर लिए हो तो और अच्छी बात है, तुम्हारे मेहनत का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकली तौर पे अगर बोलूं तो अभी जरूरत जो है हमें 3 की जरूरत है। 3 पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे? संस्कृत भाषा वाले पे, ठीक है, जातक कथा पे और महामना
मालवीय पे। ठीक है, जब ये तीनों हो जाए तो चौथे वे कहाँ गया, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ जो है उसमें आपको 2024 और 2025 में जो पूछे गए हैं उसको केवल देखना है। समझ आई मेरी बात है, इतना बस करना है। तो इससे क्या होगा, कम भी हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ठो सीधे सीधे कट गया, एक ठो सीधे सीधे हट गया, अब बचा चार ठो में 3 पे केवल फोकस करना है और एक पे केवल 2024-25 पे करना है। नहीं आए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, पूरा ठीक रहा मेरे पे फोड़ देना, लेकिन जब बोल रहा हूं आएगा तो भरोसा कर लो। ठीक है, अब इसको तैयार कैसे करना है मैं बताता हूं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। जैसे यहां पे देखो, जैसे लिखा है ना, धन्योम भारत देश यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी, कॉमा, यहीं पे रुक जाओ, अब आगे नहीं पढ़ना है, बस ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, धन्योम भारत देश। अब देखो सुन के भी लग रहा है कि धन्य है वह भारत देश, धन्य है वह भारत देश, यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी, जो जनमानस यहाँ पे जन्म लिया, इस पावन भूमि पे जन्म लिया है, वही चीज लगभग दिया होगा। देखो ध्यान से समझो, हिंदी अनुवाद पे, यह भारत देश धन्य है। ठीक है, यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, लेकिन यहां तक हम आगे पढ़ दिए हैं, ठीक ना, हमें यहीं तक रुकना है क्योंकि कॉमा है ना, तो कॉमा के बाद यहां तक रुक जाना है। ठीक है, यह भारत देश धन्य है, ये जो लिखा है वो यहां से यहां तक का है। ठीक है, धन्यम भारत देश यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी। ठीक है, फिर कहता है भव्य भावुद भवनी, फिर कॉमा, फिर शब्द संदोह प्रस विनी सुर भारती, सुर भारती, यहां तक दिया है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया रे भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वही चीज लिखा है, यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी सुशोभित है, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से बना बना करके आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे तुरंत यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जब भी आएगा तो जैसे लिखा है ना, धन्योम भारत देश यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार यह भारत देश धन्य है, यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया रे भाई। ठीक है, तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा कि यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों को समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी सुशोभित हो रही है, सुशोभित होती है। ठीक है, यही चीज है, तो यही चीज यहाँ पे है, इस तरह से आगे बढ़ बढ़ करके आपको तैयार करना है। यहां तक समझ आया, उसी तरह आप बना बना करके, उसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे जाकर के जब ये खत्म हो रहा है तो यहां तक जाना है, तो एक एक वर्ड को समझना है। और एक और बात, जैसे मान लो कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये शब्द नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ क्या है, तो आप इसे थोड़ा सा सर्च कर लेना, आपके पास सोशल मीडिया का जनरेशन है आज का। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर सकते हो, फिर तुरंत समझ आ जाएगा हाँ इसका मतलब ये है। तो इतना अगर करोगे तो आपके पास अगर तीनों मिला दो ना, इसको, कहा गया, और इसको और इसको, तीनों मिला दो तो ज्यादा से ज्यादा 10 ठो मिलेगा आपको। कितना, 10 ठो। अगर 10 ठो मिलेगा, एक ठो तैयार करने में अगर आधा घंटा भी ले रहे हो, 30 मिनट, ठीक है, तो 10 ठो आराम से तैयार हो जाएगा, 10 ठो आराम से तैयार हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में पूरा अभी समय तो देना नहीं है, मैंने टाइम टेबल बना दिया है कि हिंदी में पूरा भयंकर वाला फोकस जो करना है वो 13-14 तारीख से करना है। अभी थोड़ा थोड़ा लेकर के हिंदी लेके चलना है, कम से कम 1.5 2 मिनट घंटा, ठीक ना। और संस्कृत में अभी ज्यादातर क्या करना है तैयार, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, बड़े बड़े मार्क्स वाली चीजें पहले ही तैयार कर लेने, जैसे ये सारी चीजें जो चारों इसमें बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये पहले ही तैयार करके साइड कर लेना है, ताकि उधर केवल रिवीजन करना रह जाए, समझ रहे हो। और जो व्याकरण है, व्याकरण पे अभी हाथ मत मारो, समझ रहे हो ना। अगर आप सोच रहे हो मुहावरा उहावरा अभी से ही तैयार करे या फिर टिक आउट पे अभी भी लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक ना। आपका खुद दिल जानता होगा कि अभी से ही टिक आउट करेंगे दिमाग से बाद में निकल जाएगा, मुहावरा उहावरा अभी से दिमाग से निकल जाएगा। बड़े मार्क्स पे पहले कवर करो, 5 नंबर या 5 नंबर से बड़ा मार्क्स जो भी जा रहा है उसको पहले ही कवर कर लो, ताकि 13-14 तारीख से जब हिंदी तैयार करना शुरू करोगे तो बड़े मार्क्स वालों को रिवीजन करते रहना है, ठीक है, 3-3 4-4 घंटा दे करके रिवीजन करते रहना है, और छोटे छोटे मार्क्स वालों को तैयार करते रहना है। और बाकी 13 तारीख 14 तारीख जब तक ना आ जाए तब तक उसके साथ साथ मेन सब्जेक्ट को लेके चलना है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, समझ रहे हो। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसको कैसे करना है समझ आया। अब रही बात इसके संदर्भ की, तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या था, गद था, इसलिए संदर्भ में आप क्या श्लोक या पद नहीं लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अभी भी संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से अवतरित है,
ठीक है, तो इस तरह से इसका संदर्भ लिखना होगा। यहां तक तो सेम है सब में, बस यहां वहां पे जो श्लोक था, श्लोक हटा करके क्या कर दोगे, श्लोक हटा करके क्या कर दोगे, गद्यांश कर दोगे और यहां तक सेम चिपकाओगे, यहां तक सेम चिपकाओगे। समझ रहे हो? बस याद रखना संस्कृत भाषायाम महत्वम जो दिया हुआ है, संस्कृत भाषायाम महत्वम, उसको यहां लिख देना है। अब जब ये तैयार करोगे तो आप पहचान ही जाओगे पैराग्राफ, पैराग्राफ तो आप आसानी से पहचान जाओगे। देखो ना यहाँ पे जितनी बात हुई है, संस्कृत जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, संस्कृत जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ, महामना मालवीय में जाओगे तो इसके शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। समझ है मेरी बात है? जातक कथा में जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा शब्द उपयोग, मतलब करने पे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक लगा के दे दूंगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ है मेरी बात है? तो यहाँ तक आपको हो गया। उस तरह से जब इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया जातक कथा, जातक कथा में भी इसी तरह आपको अतीते, प्रथम कल्पे, जनाम, ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। समझ रहे हो? जातक कथा में तुरंत पहचान जाओगे। फिर रही बात संदर्भ की, तो संदर्भ तुरंत लिख दोगे, बोला ही था पूरा सेम चिपकाना यहाँ तक, संकलित तक। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित। अब जातक कथा लिख देना यहाँ पे, बाकी सब में सेम रखना है। ठीक है, हाँ ये है कि जातक कथा में दो लोग हैं, जैसे अलुक जातक कथम है और एक और है, तो जब उसे तैयार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर भूल भी जाओ तो जातक कथा नाम से उद्युत है इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, या फिर जातक कथा से लिया गया है ये भी लिख दोगे चलेगा। या फिर आपका जो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया, इस तरह से फिर इस तरह भी लिख दोगे ना, नामक पाठ से अवतरित है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक आपको समझ आया भैया? यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ आया मेरे भैया? क्लियर हुआ? तो इस तरह से जातक कथा को भी फोकस करना होगा आपको। ठीक है, फिर आती है बारी पवन दूतिका। क्या आता है? पवन दूतिका। अब कहोगे ये कहाँ चले गए हम लोग, तो अब आ गए हैं हिंदी वाले में, हिंदी खंड में आ गए हैं। हिंदी खंड में भी आपको भी पता है पद पूछता है और गद पूछता है। ठीक है, तब पद में क्या होता है, अब आप ध्यान से समझो, पद में इस तरह से आपको पैराग्राफ देता है, और उसका क्या होता है कि यहाँ पे आपको संस्कृत वाले की तरह संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना नहीं होता है। यहाँ पे 5 प्रश्न देता है, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया नहीं वाला, अब इस पैराग्राफ पे देखोगे तो इस पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न देंगे, 1 2 3 4 और एक प्रश्न और होगा, ये हो गया 5। अब इन 5 प्रश्नों में अगर ध्यान से देखो तो 2 प्रश्न फिक्स होता है, एक होता है संदर्भ और एक होता है दोस्तों व्याख्या। तो इस पे 2 नंबर, इस पे 2 नंबर, 4 नंबर हो गए। 10 नंबर का होता है, कितना? 10 नंबर का। और तीन प्रश्न जो होगा, यानी तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न जो होगा, वो प्रश्न इतना इजी होगा, जो इस पद में हो रहा होगा वही उठाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको लिया हूं समझाने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने गद और पद का अलग से वीडियो ला दिया है, जैसे थंबनेल यहां दिख भी रहा है, आप चाहो तो उसे देखोगे तो और डिटेल में समझ आएगा। क्योंकि आप चारा सोच सकते हो इस वीडियो में चारों की बात हो रही है और उस वीडियो में केवल उन दोनों की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग हुई होगी। ये तो सेंस कोई भी लगा सकता है, फिर भी इसको पूरा देखो अच्छे से। फिर इस वीडियो के अंत में उसका एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। और रही बात थंबनेल से तो पहचान ही जाओगे। अब हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हो उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहां तक समझ आई मेरी बातें? अब इसको तैयार कैसे करना है ध्यान से समझो। सबसे पहले जो पद दिया है, ठीक है, ये पद तो और इजी होता है। जैसे पवन दूतिका है, पवन दूतिका से मैंने एक पैराग्राफ लिया है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, ठीक है, जाके आए न मधुबन से और न भेजो संदेशा। ठीक है, यहां पे देखो क्या कहा रहा है, यहाँ पे इस पद में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इस तरह से आपको पद दिया हुआ है, ठीक है, अब उसका व्याख्या करना है। ठीक है, ये जो नीले रंग में दिखा है वही व्याख्या होगा उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, इस लाइन का ही हमें व्याख्या करना है, जो लाइन खींचा जाता है उसका ही व्याख्या करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ध्यान से, ऐसा नहीं कि उसको करके छोड़ देते, करना पूरे को होता है, लेकिन बोल्ड लाइन में उसे लिखना पड़ता है पहचान दिलाने के लिए एग्जामिनर को। देखिए जो लाइन खींचा है उसका मैंने बोल्ड में, यानी कलर चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राधिका पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कमल जैसे नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही कोई संदेशा भेजा है उन्होंने, न ही कोई संदेशा भेजा है। अब ये जो राधा है वो पवन को कह रही, पवन यानी हवा, वायु, और वो कह रही है उसको दूत बना के भेजना चाह रही है। दूत मत, दूध मत समझ लेना, ठीक ना दूत कह रहा हूं। ठीक है, एजेंट नहीं होता है जाकर के भाई संदेशा दे दो। तो पवन को दूत बना के भेजना चाहती है कि जाओ
मेरा संदेशा भेजो, श्री कृष्ण तक ले जाओ और संदेशा ले जा करके कहो कि मैं उनके बिना बावली हो रही हूं, पागल हो जा रही हूं। देखो वही सब चीजें है भैया। आगे क्या कहती है ध्यान से देखो, मैं रो रो करके प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं रो रो करके उनके वियोग में, वियोग मतलब समझ रहे हो ना, उनके वियोग में मैं बावली हो रही हूं, पागल होती जा रही हूं। जा करके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू जा करके सुना दे, मेरी सब दुख कथा श्याम को जाकर के तू सुना दे। ठीक है, ये हो गया इसका व्याख्या, ये हो गया इसका व्याख्या भैया। अब यहां पे ध्यान से देखो तो इसी पर प्रश्न कैसे चिपकाया गया है। देखो पहला, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भेजवाना चाहती है रे भैया? 2 नंबर तैयार, 2 नंबर तैयार, 2 नंबर तैयार। अब बताओ, मैं बोलूं या तू बताएगा? मैं बोलूं या तू बताएगा? राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को अपना संदेशा भेजवाना चाहती हैं? ठीक है, वायु यानी पवन के द्वारा, पवन को अपना दूत बना करके संदेशा भेजवाना चाहती हैं। फिर अगला, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख बताइए। अभी जस्ट बताइए ना उन्होंने, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। कहां गया रे भाई, कहां गया? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले। ठीक है, श्री कृष्ण की सुंदरता को किससे कंपैरिजन किया गया है? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले। ठीक है, मेरे नौ जलद से कंज नेत्र वाले। कहां गया रे भैया इसका व्याख्या? ये देखो। ठीक है, राधिका पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले प्रिय श्री कृष्ण। ठीक है, इससे कंपैरिजन हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक। तो जो तुम व्याख्या करोगे ना, जो तुम भैया व्याख्या करोगे ना, उसी में सब कुछ छुपा होता है। तीसरा प्रश्न जैसे देखो यहाँ पे, रेखांकित अंश का कितना हो गया? 2 हो गया ना। तीसरा देखो, व्याख्या करना है, तो व्याख्या तो कब से चिल्ला चिल्ला बता ही रहा हूं। ठीक है, फिर अगला कहता है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, कैसा हो रहा है? तो राधा रो रो करके पागल हो जा रही है, बावली हो जा रही है रे मेरे भाई, रो रो के, समझ रहे हो ना, पागल हो जा रही हैं, बावली हो जा रही हैं, तो उनकी व्यथा है। ठीक है, पांचवा है कि उपर्युक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक क्या है भैया? पवनदूती का शीर्षक क्या है? पवनदूती। और कवि कौन है भैया? कवि कहाँ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, तो पद्यांश का शीर्षक क्या है? पवनदूती का। और कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध है। ठीक है, अब समझ आए मेरी बातें? इस तरह से आपको जवाब देना होगा। पद का खेल समझ आया? पद का खेल समझ आया? उसी तरह गद है, उसी तरह गद है। अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब बताऊंगा, पहले आप डेमो ले लो पूरा। ठीक है, कैसे खेल हो रहा है उस खेल को समझो पहले। अब आता है गद्यांश। गद भी आपको 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 2 2 2 2 क्या 2 भाई? 10 नंबर 2। ठीक है, तो 10 नंबर का ये भी आएगा। अब 10 नंबर का जब ये भी आएगा तो इसमें क्या करना है? राष्ट्र का स्वरूप है, ये है, तो किसे किसे तैयार करना है वो जो अभी मैंने थंबनेल दिखाया है उसमें पूरा बता दिया है मैंने वीडियो में। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इस तरह से क ख ग घ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दिन में से 2 प्रश्न फिक्स रहेगा, 2 प्रश्न फिक्स रहेगा, संदर्भ और व्याख्या। अब 3 प्रश्न जो होंगे, आगे बोलूं या समझ गए? तीनों प्रश्न समझ गए होंगे कि उसी पैराग्राफ से मिलता जुलता होगा। हाँ, मजे की बात यह है कि जैसे पद वाला अगर देखो, पद वाले को अगर देखो तो पद वाले में थोड़ा आपको ध्यान देकर के तैयार करना पड़ता है इसके व्याख्या को। ठीक है, समझना पड़ता है, क्योंकि ये आपको इस तरह से पद के रूप में दिया होता है, आसान भाषा में हिंदी में नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो गद का होता है वो आपके ही लैंग्वेज में दिया रहता है, पैराग्राफ वो आपके ही बोलचाल वाले लैंग्वेज में दिया रहता है, शुद्ध हिंदी में। समझ आई मेरी बातें? तो हिंदी में दिया रहता है, तो इसका पद कैसे लिखे? क्या इसका पद अलग से तैयार करे? तो नहीं, मैंने उस वीडियो में बताया है किस टेक्निक्स पे तैयार करना। फिर भी यहाँ हल्का डेमो दे रहा हूं कि यहाँ पद जो दिया रहता है पैराग्राफ, उसका पद का मतलब होता है, यहाँ जो पैराग्राफ दिया रहता है उसका व्याख्या का मतलब ये होता है कि बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को लिखना। व्याख्या का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके लिखना। जैसे हमेशा मैं एक डायलॉग मारता हूं, उसी डायलॉग को फिर से बोल देता हूं। मान लो एक लड़का खड़ा है, उसको मैंने एक तमाचा खींच के मार दिया, अब लड़का सुन्न हो गया। किसी ने देखा मेरे को मारते, तो उसने कहा सर ने उसको एक पड़ाका मार दिया। ये छोटा सा शब्द हो गया, प्रसंग हो गया। प्रसंग का मतलब छोटे शब्दों में चीजों को बताना। अब इसी को अगर बढ़ा चढ़ा के कोई बोलेगा, अगर कोई आदमी देखा तो आदमी छोटे से हम बताएगा, अरे यार सर जी ने उसको मार दिया एक पड़ाका। लेकिन उसी को अगर कोई औरत देखेगी, हाय रे दादा, सर जी भला वो लड़का को एक तमाचा खींच के मरल रे बाबा, उसकी गलिया पे 5 उंगली पड़ गेलो रे, लइकवा के आंखों में आंसू आ गइलो रे, लइकवा झंझना गइलो रे। मतलब कि उसी को बढ़ा चढ़ा करके कैसे बताएंगे? समझ रहे हो? आजकल तो पुरुष भी वही करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या को लिखना। जो लिखा है उसी को अपने शब्दों में
बढ़ा चढ़ा करके लिख देना होता है, उसी को एज इट इज मत लिखना, समझ रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर अपने शब्दों में लिखना है तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और जो व्याख्या हो गया, संदर्भ बता दिया कैसे लिखना होता है, संदर्भ कैसे लिखना होता है, गद्य के लिए कैसे लिखना होता है, संदर्भ देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया रे भाई, यहाँ देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखा है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप नामक से, राष्ट्र के स्वरूप नामक से लिया गया है। इसके लेखक, ठीक है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक ना। तो इस तरह से ही लिखना है, सीक्वेंस सेम रखना है, ठीक है। संदर्भ का व्याख्या बता दिया, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। 3 प्रश्न जो पूछा जाएगा उसी में छुपा होगा, उसका जवाब आप दे ही लेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि क्या इसको तैयारी नहीं करना है, क्या इसको देखना ही नहीं है, क्या नहीं देखना है, देखना है पूरे चैप्टर को देखना है, क्या जितने भी आपके कहानी दिए गए हैं, जितने भी गद्य दिए हैं, सभी चैप्टर को नहीं, केवल और केवल 3 चैप्टर को देखना है। और कौन सा देखना है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दिया हूं। तो गद्य क्या है, पद क्या है, यहां तो मैं नहीं लगाऊंगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्या कहते हैं उस वीडियो मैंने बता दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आती है बारी संस्कृत गद्य और संस्कृत पद कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, चलता जा रहा होगा, 2-2 सेकंड में हट रहा होगा, ठीक है, रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-2 सेकंड में हट रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिखते जा रहा है, दिखते जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें एकदम अच्छे से अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, अपने लिंक को, टेलीग्राम को, उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में मेरे ऐड हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको तुरंत ये वाला मिल जाएगा पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा है, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको ये चारों चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारी ट्रिक, सारे टेक्निक पता चल गए होंगे, ये भी पता चल गया कि कितना तैयार करना है, कितना नहीं तैयार करना है, ठीक है। जो डर था आपके मन में कि अरे यार पूरा तो तैयार नहीं करना पड़ेगा, वो डर हटा दिया मन से, आपके वो डर आपके मन से हटा दिया है सारी चीजें मैंने, कि आपको क्या तैयार करना है, क्या तैयार नहीं करना है, ये सब दिमाग में रखना है बस, ठीक है। और इसी पैटर्न पे करना है। और एक बात जान लीजिए, संस्कृत वाले पे ध्यान से समझिए, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद और क्या कहते हैं हिंदी वाला पद, हिंदी वाला पद, इसी में समय लगेगा। मैं मान लूं कि इसमें अगर 3 घंटा जाएगा, इसमें अगर 3 घंटा जाएगा, इसमें अगर 3 घंटा जाएगा, तो 9 घंटे में आपका तीनों तैयार हो जाएगा। और हिंदी का जो गद्य है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप ऐसा, तो उसे तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस कहानी को थोड़ा समझ लेना होता है कि चैप्टर में क्या चल रहा है, ताकि बढ़ा चढ़ा करके लिखने में मजा आता है। समझ आई मेरी बातें, वो सारी चीजें उस वीडियो में बताया मैंने, जरूर आप जाकर के देखना। जैसे ये वीडियो खत्म होगा शायद वो वीडियो आपको दिख भी जाए, ठीक है, मैं एंड स्क्रीन में लिंक लगवा दूंगा। तो आपको इस तरह से समय बांट करके करना है, और ये सारी चीजें आपको 14 तारीख से पहले ही कर लेना हो, इन चारों चीजों को 14 तारीख से पहले ही कर लेना है। अगर आप 90 पार होना चाहते हो तो मेरी बात मानते जाओ, इन चीजों को 14 तारीख से पहले करना है। और कोशिश करना है कि सुबह उठते उठते ये सारी चीजों को करके खत्म कर लो, ताकि पूरा बचा हुआ समय आपका दिन का मेन सब्जेक्ट पे चला जाए। नहीं तो मेन सब्जेक्ट अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में रिवीजन करने तक का मौका नहीं है। इसका मतलब 14 तारीख से पहले मेन सब्जेक्ट को तैयार करना भी है और साथ में रिवीजन भी करते चले जाना है। समझ आई मेरी बातें, नहीं तो वहां रिवीजन का उतना मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा समझने को मौका मिला होगा। अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।